अच्छा, ठीक है। तो मेरा तो नमस्कार उपस्थित सज्जनों को। मैं शुरू कर दूंगा। अच्छा, ओके दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन नेवरिया आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जागो लोधी समाज हमारे ग्रुप के इस कार्यक्रम में शौर्य गाथा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत, इस सीरीज के अंतर्गत आज लोधी समाज के इतिहास के जानकार और काफी रुचि रखने वाले श्री बैजनाथ लोधा जी हमारे बीच में हैं, जो मूलतः आगरा जिले से हैं। वर्तमान में हरियाणा के गुरुग्राम में निवास करते हैं। उनका बहुत बड़ा शानदार करियर रहा है और उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। मैं उनको शीघ्र ही आपसे जोड़ता हूँ। विजय जी, बैजनाथ लोधा जी दरअसल ये भी बताने वाले हैं कि लोधी समाज का लुधियाना से क्या संबंध था, और ये भी बताएंगे कि हमारे लोधी समाज का जो गणराज्य होता था वो कहाँ था, कैसे स्थित था, और ये भी जानकारी देंगे कि हमारी टकसालें कहाँ कहाँ थी, और हमारा जो भाषा एक है जिसको ब्राह्मी लिपि कहा जाता है, उससे हमारा कितना संबंध है उसमें, और उसके विकास में, उसके उत्थान में लोधी समाज का क्या रोल है। इस तरह की सारी जानकारियां आज श्री बैजनाथ जी लोधा हमको देंगे। थोड़ी देर में वो जुड़ने वाले हैं हमसे। और मेरा श्री लोधा जी से निवेदन है कि कृपया वो गूगल मीट से जुड़े, ताकि हम अपने दर्शकों से, जो बड़ा बेसब्री से आज के कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं, वो आपकी जिज्ञासाओं अपनी जिज्ञासाओं के आपके जानकारी से शांत करना चाहते हैं कि लोधी समाज का क्या इतिहास है, लुधियाना से लोधी समाज का क्या संबंध रहा है, योद्धे गणराज से लोधी समाज का क्या संबंध है, और ब्राह्मी लिपि जिसको कहा जाता है उसके विकास में, उसके उत्थान में लोधी समाज का किस तरह से क्या रोल है। और लोधी हमारा गणराज्य जो होता था, लोधी समाज जो लुधियाना और पूरे अफगानिस्तान में फैला हुआ था, उसकी टकसाल मतलब मुद्रा बनाने की टकसालें कहाँ कहाँ पे थी और किस स्थिति में थी, उसके बारे में वो विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आप इससे पहले डॉक्टर बीके लोधी और काफी सारे हमारे जानकार आपके बीच में आ चुके हैं, रायन पटेल जी, योगेंद्र जी, महेंद्र जी, और काफी सारे लोग लोधी समाज के इतिहास के बारे में बता चुके हैं और बाकी जानकारी आपको दे चुके हैं। मैं श्री विजय लोधी जी से आग्रह करूंगा कि वे वो श्री बैजनाथ जी लोधा साहब को जोड़ने का प्रयास करें। वो डिसकंटिन्यू हो गए शायद, तो और उनको वापस जोड़ लेंगे तो बातचीत शुरू हो पाई। जुड़े हुए? अच्छा अच्छा। मैं अब श्री बैजनाथ लोधा साहब से निवेदन करूंगा कि वो जुड़कर अपने बारे में भी बताएं कि उनका बहुत शानदार करियर रहा है व्यक्तिगत जीवन में, प्रोफेशनल जीवन में, और फिर उसके बाद समाज के जानकारी के हिसाब से जो जानकारी है पहले वो प्रस्तुत करें, फिर उसको लेके हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। मैं श्री बैजनाथ लोधा साहब से निवेदन करूंगा कि वे जुड़े और हमें मार्गदर्शन दें, हमें जानकारी दें। श्री लोधा जी। हेलो। जी मनी। हाँ जी हाँ, मेरा सभी उपस्थित सज्जनों को, जुड़े हुए सज्जनों को प्रणाम और नमस्कार। सर, आपका वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो नहीं आ रहा? विजय भाई, वीडियो नहीं आ रहा है। हेलो। जी, आपका वीडियो नहीं आ रहा, मुझे ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है। लाइट चालू है आपके, क्योंकि आपका ऑडियो क्लियर आ रहा है बहुत। मैं ऑन तो किए हुए हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है, आप जारी रखिए, मैं हमारे इधर से कुछ प्रयास करता हूँ, आप अच्छा। जारी रखिए। हाँ, जी जी। प्रिय सज्जनों, जैसा कि आज बताया गया है कि मुझे थोड़ा सा लोधी समाज के इतिहास से संबंधित जानकारी, खास तौर से हमारा
हाँ सर स्क्रीन को टच करके वीडियो ऑन करना पड़ेगा शायद आप। अभी भी ऑफ है, आपके स्क्रीन पे तो आ रहा है, ऑडियो क्लियर है, मगर उसको टच करके जो वीडियो है उसको ऑन कर लीजिए। 1 मिनट। जी जी। अभी भी ऑफ है, आपके स्क्रीन पे तो आ रहा है, ऑडियो टच करके जो वीडियो है उसको ऑन कर लीजिए। 1 मिनट। हाँ आया। नहीं सर, अभी वीडियो नहीं दिख रहा है। अभी स्क्रीन टच करके जो बीच में माइक दिख रहा है उसके पास वाला जो वीडियो का हाँ कैमरे वो का है ऑफ उसको ही हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है ये। हो जाएगा सर। एक बार टच करें, एक बार ऑफ होगा, फिर दोबारा ऑन हो जाएगा। हाँ आया। एक बार लगता है बाहर निकाल के फिर वापस ज्वाइन करवा दें, ऐसा करें। एक बार सर लाल बटन से डिस्कनेक्ट होकर बाहर हो जाएं और वापस से लिंक से ज्वाइन हो जाएं दोबारा से। हाँ वही मैं कर रहा हूँ। कहाँ पे होगा ये? नहीं, रेड वाला बटन है सर, रेड बटन को दबा दें और बाहर हो जाए, फिर वापस जुड़ जाएं। वापस से लिंक से जैसे जुड़े थे वैसे वापस जुड़ जाएं। अब फिर जुड़ू मैं? हाँ हाँ, वापस से जुड़े। एक बार डिस्कनेक्ट कर दें, रेड बटन से बाहर हो जाएं, डिस्कनेक्ट कर दें, फिर वापस आ जाएं। हाँ हमारा जो है ना ये स्क्रीन बार बार भानु जब तक जो लोग भी जुड़े हैं, मैं उनका हाँ प्रोफेसर साहब का एक बार वापस से परिचय दे देता हूँ पूरा। भानु है। एक मिनट। वीडियो अपने इधर से चालू नहीं हो सकता ना, तो शेयर स्क्रीन हो सकता है, कॉल मैसेज हो सकता है। अरे भानु, अरे साला जो है ना ये तो गड़बड़ हो गया। तो ऊपर ही एक करो, बार उसके वापस बाद कर लें, वापस से कंटिन्यू कर लें। हाँ, आप भी कर दीजिए, तो आपकी इधर से हो जाएगा तो फिर वापस से हो जाएंगे। अरे ये डिस्कनेक्ट हो गया। अरे बोल क्यों रहे हो?
हाँ जी। जी जी। हाँ हाँ। अच्छा, ये लिंक जो चल रही है वो नहीं चलेगी अब? नहीं, ये वापिस इससे डिस्कनेक्ट करके बाहर हो जाएगी, फिर उसी को क्लिक करके वापिस आ जाएगी यूं। इसमें 3 लाइनों में तो आती नहीं। जा रही है। हेलो, कहाँ जा रही है? अभी ऑडियो नहीं जा रही। आ रही है? पिक्चर भी आ रही है? ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं, जैसा कि अनुरोध किया गया था, मैं अपने पर्सनल परिचय दूं और उसके बाद नरवरिया जी। जी जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी जैसा कि हम लोधी समाज में फर्स्ट लर्नर हैं, तो प्रयास ये हो रहा है कि जो है ना, हम आगे बढ़ाएं समाज को। तो जो बैकग्राउंड है हमारी हमारी सभी सभी लोगों की बैकग्राउंड जो है खेतिहर है। हमारे यहाँ भी खेती बाड़ी का काम होता है और पारिवारिक हालात वही रहते हैं जो। हेलो। हाँ, कहने का मतलब ये है कि सर जारी रखिए। जी हाँ, जी मैं किसान परिवार से हूँ, जी। क्योंकि हम सभी किसान हैं। क्या कह रहा है अभी? सर आप जारी रखिए आप। हाँ, मेरा मत क्या करो? इसको है ना, मुझे 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 इको बैक सुनाई दे रही है, कैसे इसको? मैं बंद कराता हूँ, मैं बंद कराता अच्छा, हूँ। जो लाइव चल रहा है ना, वो आप जो प्ले करते हैं वो इधर सुनाई पड़ रहा है, पकड़ना, माइक पकड़ना है। हाँ हाँ। आप जारी रखिए सर। हाँ, तो मैं वैसे अपने बारे में बताऊं, ये जो हम लोग ऐतिहासिक बातें कर रहे हैं, हालांकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, मेरी बैकग्राउंड मैथमेटिक्स से एमएससी है और कंप्यूटर साइंस से मैंने एमफिल किया था। उसके बाद मैं पूना यूनिवर्सिटी में
लेक्चरर बना। उसके आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में रखा। बाद में मैं यूपी सरकार में यूपी एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ज्वाइंट डायरेक्टर रहा। उसके बाद हरियाणा सरकार में मैं जो है ना फैकल्टी में प्रोफेसर रहा। बाद में पोस्ट रिटायरमेंट कुछ समय के लिए भारत सरकार के बीपीआरडी संस्था, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी मैं काम किया। ये मेरी बैकग्राउंड है। जहां तक आज के टॉपिक का सवाल है तो मैं यहां से ही शुरू करूंगा। लोधी समाज का इतिहास या किसी भी समाज का इतिहास के लिए इतिहास स्वयं को समझना जरूरी है। इतिहास शब्द की व्याख्या जरूरी है। इतिहास, इत में इत हो असी, इत हो असी मतलब ऐसा हो माने कहा जाता, असी माने है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी भी इतिहास के प्रसंग को लॉजिकली साक्ष्यों के साथ परखना और समझना चाहिए, क्योंकि इतिहास से जुड़े हुए जो संदर्भ है वो पहला संदर्भ है घटना कहाँ हुई। मेरा मतलब है घटना से ह्यूमन बीइंग के साथ जो घटनाएं होती हैं उनका आकलन, उनका निरूपण ही इतिहास कहलाता है। और वो है जो हो चुका है उससे हमें आगे क्या आशंकाएं और क्या लाभ हानि हो सकता है, ये नजरिया ही जो है ना इतिहास का मुख्य कारण है। तो इसलिए जो इतिहास के कंपोनेंट हुए वो समय हुआ, जगह हुई, किसने उसको प्रतिपादित किया या लिखा, उसमें कितना इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी से मतलब ये हुआ कि उसमें तथ्य पूर्ण है या उसमें कुछ बदलाव किया गया है, क्या कर्टेल किया गया है, उसे कम किया गया है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है मान्यता। मान्यता तथ्यों से, आगे पीछे के तथ्यों से कितना तालमेल वो चीज खाती है। अगर इन पैरामीटर्स पर कोई हैपेंड या हैपनिंग हुई हो और इसका रिकॉर्ड हो तो वही इतिहास कहलाता है। तो इतिहास का मतलब हुआ इत हो असी, मतलब ऐसा कहा जाता है। तो इसके हिसाब से लोधी समाज के इतिहास को ज्यादातर संदर्भित ही नहीं किया गया है, तथ्यों को टाला गया है जो कि जमाने से लक्षित होता है। जहां तक लोधी समाज का अस्तित्व है पूरे भारतवर्ष में, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक, कहा तो ये जाता है कि अगर लोधी समाज संगठित हो तो हर 10 व्यक्तियों में एक लोधी समाज मिलेगा। पूरे देश में हमारा इतना बड़ा समाज है, लगभग इतने बड़े समाज का इतिहास उतना ही बड़ा होना चाहिए, लेकिन सिवाय छुटपुट संदर्भों के हमारा इतिहास लिखा ही नहीं गया या उसकी इंटीग्रिटी पूरी दी ही नहीं गई। मेरा संदर्भ ये है आज का, खास तौर से कि जब से हमारा वेदों का समय रहा, उस समय से ही हमारे तथ्यों को, ये जरूर है कि ऋग्वेद में लोधे शब्द का जिक्र है,
लेकिन उसके आगे हमारी हैपनिंग्स को, हमारे कारगुजारियों को ज्यादा परिलक्षित नहीं किया गया है। उसी संदर्भ में मैंने ये सोचा कि समाज को उस खंड काल के बारे में बताया जाए जो कि उस जमाने के भाषा और उस जमाने के रीति रिवाज को ध्यान में रखकर ही जो रिकॉर्डेड चीजें हैं उनसे हम संदर्भ लेके ये स्पष्ट कर सकते हैं कि हमारा यहाँ इतिहास कमजोर रह गया है, हमारा जो उचित इतिहास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। अब मैं इसी संदर्भ में बताना चाहूंगा कि इतना पुराना पीछे अगर हम चले जाएं बीसी के, बीसी का मतलब ये है, ये सीई के पीछे चले जाएं, सीई का मतलब कॉमन एरा, जो हमारा ईसा का एरा कहा जा रहा है, जिसकी आज 2020 है, ये ईसा एरा है, इसको कॉमन एरा आजकल कहते हैं। तो कॉमन एरा के 5000 साल पीछे भी हमारा अस्तित्व रहा होगा, क्योंकि इतिहास में लिखा हुआ है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो शब्द ही जो है ना, कई शब्दों का मिला हुआ है जो कि अंग्रेजों ने लिखा या पश्चिमी लोगों ने इतिहास लिखा, तो उन्होंने इस शब्द को ही इस तरह से लिख दिया मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। लेकिन होना ये चाहिए था मोहिला योधा रो, मोहिला योधा रो। इसी तरह से हड़प्पा, होरपा, होरपा मतलब हो माने भाषा, पा माने लिखना, तो होरपा एंड जो बताया मैंने उसके बारे में, मोहिला योधा रो, मोहिला योधा रो। तो वो जो है ना इंगित करता है कि योधे का वास यहाँ बहुत पुराना है। हड़प्पा संस्कृति जो लिखते हैं उसका बताते हैं कि 5000 साल पीछे का कार्बन डेटिंग है। तो वहां से अगर देखें तो हमारे अस्तित्व का कहीं न कहीं दुराव छिपाव किया गया है। अब संदर्भ ये आया है कि कुछ दशकों पहले पूरे पंजाब में योधे गणराज्य के सिक्के मिले, जिसमें खास तौर से रोहतक जो आजकल कहलाता है उसको महाभारत में रोहतिका कहा गया है, और इसी तरह लुधियाना में जगह है सुनीत, उसको सुनेत्र कहा गया है। ये दोनों ही जगह पर टकसाल थी, टकसाल थी योधे गणराज्य की। अब हमें इसमें संदर्भ लेना है, क्या हम वास्तव में लोधी ही योधे गणराज्य में थे या हम उसमें कुछ न कुछ अपनी भागीदारी रखते थे? इसका संदर्भ कहीं नहीं मिलता है। और जहां तक इतिहासकारों ने लिखा है उसमें ये संदर्भ दिया है कि वो जातियां या वो क्लान जो यूरेशिया से ये आपकी 5वीं शताब्दी या उससे बाद आते रहे, उनका रेफरेंस जोड़ते हुए योधे गणराज्य की व्याख्या की जाती है, जो संभवतः अस्पष्ट है और आज तक भी उस पर अलग अलग विद्वानों का कोई
अरे हेलो। अरे अरे भाई चल करो। हाँ, डिस्टर्ब हो गया। आ, ये बालक बाहर है, विदेश में उसने किया ऐसा। तो मैं बता रहा था कि योधे गणराज्य, जो कि योधे संघ के ना की तरह से काम करता था, गणराज्य की तरह काम करता था। तो उस समय जो स्थिति थी, प्रजा, उनको गण कहा जाता था। गण में दो ही तरह के थे लोग। एक तो जो रिकॉर्ड है, कौटिल्य ने लिखा है कि गण जो थे वो दो तरह के थे। एक तो थे योधे, योधे। दूसरे थे श्रेणी। श्रेणी में वो सब लोग आते थे जो कारीगर थे, जो किसान थे, जो व्यापारी थे। तो इस तरह से दो तरह के व्यक्तियों द्वारा का रहन सहन को कुल मिला के गण कहा जाता था, और गणों का संघ था। उस संघ में उस संघ में कितने लोगों की भागीदारी थी, उसका रेफरेंस हमें पाणिनि में मिलता है। पाणिनि 500 बीसी पीछे पाणिनि का ग्रामर जो है ना, अष्टाध्याय लिखा। अष्टाध्यायी पाणिनि के ग्रामर में ये चीजें स्पष्ट रूप से बताई गई हैं, जो कि हमारे सामने नहीं लाई गई हैं इतिहास में। तो उसमें योधे गणराज्य की जो जानकारी है वो इस तरह से कि योधे गणराज्य का जो जानकारी है उसका आधार क्या है। आधार मिलता है जूनागढ़ में शिलालेख है पत्थर पर। उसमें योधे का लिखा हुआ है कि ये अपने को बहुत लड़ाके और अजेय मानते थे, जिनका शासन की चरम सीमा 200 बीसी से लेकर 200 एडी तक पर थी। वैसे योधे का जो गणराज्य का समय है वो 4th बीसी से लेकर 4th एडी तक लगभग 800 साल का है। तो इतने बड़े कालखंड में हमने कुछ न कुछ तो किया होगा, निश्चित तौर पर किया होगा। जब आज के समाज में हम तकरीबन 10-12 में एक मिल जाएंगे पूरे देश में, तो उस समय भी हमारी भागीदारी रही होगी। तो उस लिहाज से जो पाणिनि के व्याकरण में संदर्भ आता है, वहां पर लिखते हैं कि कई तरह के अलग अलग समुदाय योधे इस संघों में थे। संघ जो है ना, उस समय 4 तरह से डिफाइन किए गए। पहला संघ का बड़ा, जो सबसे बड़ा संघ होता था, उसको संघ बाहिका के नाम से कहा। फिर उसमें आते थे क्षेत्रीय, तो उनको संघ पर्वता और पुंग और आपका पुंग संघ, और ये आपका
आपका एक हो गया संघबाह्यता, पर्वता, पुंग, और एक और था जिसका जो है वर्णन मिलता है अष्टाध्यायी में, जो था व्रतत। व्रतत व्रतत का मतलब यह हुआ कि बड़ा संघ, फिर जैसे आज की तारीख में हमारे प्रांत है उस तरह से उनका संघ, फिर पुंगड़ का मतलब ग्रामीण संघ, और उसके बाद व्रतत संघ मतलब कॉमन जन, जो लोग तरह तरह के धंधे करते हैं, खास तौर से ऑर्गेनाइज्ड, जो आज की तारीख में नोमैडिक तरह के जो जीवन जीते थे, वो उनका संघ। तो इस तरह से ये 4 तरह के संघों का महासंघ हुआ करता था, और उनकी सील और सिक्के होते। तो वो सील और सिक्के जो मिले हैं वो सुनेत में, जो लुधियाना में है, और रोहतक, जिसको ये खोखरकोट, खासतौर से जगह है खोखरकोट, और भिवानी में एक जगह है औरंगाबाद। तो वहां पर ये जो है इनके ढलानें थी सिक्के बनाने की, और इस जगह को कहा जाता था, जो लोग इनकी देखरेख करते थे उनको कहा जाता था जो है महामान्य। तो इस तरह से जो सिक्के मिले हैं वो सिक्के पूरे है सिंध प्रांत, सिंध नदी से लेकर और गंगा के प्लेन तक सब जगह, उत्तर भारत और पश्चिम उत्तर भारत में सब जगह मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि पश्चिम उत्तर भारत, जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा, जिसमें गंगा प्लेन्स, जिसमें उत्तर प्रदेश, बरेली, आगरा, जो आगरा प्रोविंस थी वो मध्य प्रदेश की प्रोविंस थी, वो जो अंग्रेजों ने डिफाइन किया, इस सब में जो है ना योधे गणराज्य का सिक्का था। और सिक्कों पर खास तौर से लिखा रहता था योधे गणराज्य जय, ये उनकी सील हुआ करती। तो योधे गणराज्य जय, और जो संघ की डेफिनेशन थी वो थी कि जात जहात संघा, जात जहात संघा। इतिहासकारों ने इसको मटिया मेट कर दिया है, इसमें लिख दिया है जट झट संघा, जट झट संघा। इसका मतलब यह हुआ कि यूरेशिया से आए हुए लोग जट हैं, उनको योधे बता दिया गया है, बल्कि ये बात है नहीं। महाभारत में भी जो भारत नाम से जो है ना क्लान बताया गया है, वो कुरु जो संघ, वो भी एक संघ था जिसमें कई तरह के लोग थे। और पाणिनि में, जैसा कि मैंने जिक्र किया, ऋग्वेद में स्वयं 24 तरह के क्लान बताए गए हैं लोगों के। तो हमारा कोई ना कोई तो क्लान होगा, लेकिन वो नहीं बताया गया है। तो हम इस संक्षिप्त जानकारी के माध्यम से ये कहना चाहते थे कि इसको, चूंकि अब सिक्के मिले हैं, सिक्कों के मिंट्स मिले हैं, तो इसके आधार पे हम इसको प्रतिपादित कर सकते हैं कि हमारी कहीं ना कहीं भागीदारी है। और इनका जो झंडा हुआ करता था उस पर लोहित ध्वज जनका, लोहित ध्वज जनका, मतलब इनका ध्वजा का रंग लाल था।
और इसलिए भी ये बात प्रतिपादित होती है। हेलो, जारी रखिए, जारी रखिए। ये स्क्रीन तो चली गई। विजय भाई गाइड करिए थोड़ा, वीडियो नहीं दिख रहा। हाँ हाँ हाँ, हो, हाँ टच कर दिया। तो मैं बता रहा था कि जो मटिया मेट हुआ है वो एक ही शब्द से हुआ है, जो कि अंग्रेजों की समझ आई, और यहाँ जानबूझकर नए इतिहासकारों ने इसको दूसरी तरफ खींच कर ले गए हैं, जट झट संघा, जो कि अस्पष्ट है। तो इस तरह से जो बात है। अब सिक्कों पर जो लेखन है, सिक्कों पर जो लेखन है वो खासतौर से इंपॉर्टेंट है इस डिस्कशन में। सिक्कों पर लेखन है। हेलो, आ रही है बात? हेलो, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। सिक्कों पर जो लेखन है जी, वो इम्पोर्टेंट है। वो सिक्कों पर जो लेखन है वो है ब्राह्मी में। ब्राह्मी में, अब ब्राह्मी में है तो ब्राह्मी से हमें संकेत मिलेंगे कि कौन सा तथ्य सत्य है, कौन सा नहीं है। अब देखिए, सिक्कों पर ब्राह्मी में दो ब्राह्मी लिपि भी है, और शुरू में जब बनाई गई तब ये भाषा भी है। भाषा हमेशा बोली जाती है, लिपि लिखी जाती है। तो लिपि जो है ना बहुत पुरानी है ये, लेकिन सबसे पुरानी भाषा जो ये बताई गई है यूरेशिया की वो तो है तमिल। लेकिन लिखने में जो ब्राह्मी है वो बहुत पुरानी है। संस्कृत भी जो पाणिनि ने परिष्कृत की वो प्राकृत ब्राह्मी, प्राकृत से परिष्कृत करके ग्रामर बनाया, और उस तरह से संस्कृत साथ साथ चली प्राकृत के। और प्राकृत वास्तव में बोली जाने वाली थी ब्राह्मी ही। तो ब्राह्मी में दो अक्षर मैं बताता हूं आपको, जिससे हमारा इससे लगाव स्पष्ट हो जाएगा। सिक्कों पर त्रिशूल बना हुआ है, कुछ सिक्कों पर त्रिशूल में दो अंक होते हैं ब्राह्मी के, दो बॉबल्स, एक डंडा, त्रिशूल में एक डंडा होता है और एक गोल होता है। त्रिशूल में ऊपर जो है ना गोलाई में है और एक डंडा है। डंडा को ब्राह्मी में रा कहते हैं, और जो गोल है धनुष जैसी आकृति है बिना प्रतिंचा के, तो वो है मां। तो वास्तव में ब्राह्मी में जो त्रिशूल है वो राम है। इसी तरह से हम जो है ना वो लिखते हैं स्वास्तिक। स्वास्तिक में जो हम वो दो ओ हैं और चार बिंदियां म हैं, चार बिंदियां अंग है, अंग जी। तो ओम, डबल ओ और लंबा म, अंग। तो इस तरह से है। और जब हम उसमें भी लिखते हैं, आजकल लेखन में देवनागरी में लिखते हैं तो ऊ बनाते हैं और मात्रा लगाते हैं और चंद्रबिंदु रखते हैं। हाँ? तो वो भी ब्राह्मी ही है। जो उकार है
उकार है वो माँ है, और ऊपर इस तरह से जो मात्रा आई है वो मिला हुआ ओ है, और वो जो नीचे घुंडी है वो बिंदी है और ऊपर चंद्रबिंदी है। तो इस तरह से ये भी दोनों के दोनों ब्राह्मी के अक्षर हैं। तो ओम और स्वास्तिक हम अपने सभी सिद्ध कामों में करते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं संबंध है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ब्राह्मी में लिखी हुई चीजें जो हैं वो हमें बताती हैं कि हमारा क्या और कहाँ कैसे कंट्रीब्यूशन रहा है पुराने समाज में, डेटेड बैक बीसी के 500 साल पहले, या उससे भी कहें तो 5000 साल पहले। तो इन तथ्यों को हमारे नए इतिहासकारों को, हमारे नए बुद्धिजीवियों को खंगालना चाहिए, देखना चाहिए और परखना चाहिए। ये जरूर है कि हम कहीं न कहीं पिछड़े हुए हैं इस मामले में। हमारा इतिहास कहता है कि मैसूर में, तमिल में, प्राकृत में, संस्कृत में हमारा सक संबंध, लोधी सक संबंध लिखा हुआ है। उड़ीसा में एक गुफा है, वहां के एक शिलालेख में भी ब्राह्मी का लेख है, उसमें भी योदेह का वर्णन है। आपका मैंने बताया गिरनार पर्वत पर, वहां पे है। इलाहाबाद में जो चंद्रगुप्त ने एक पट लिखवाया है वो मौजूद है, उसमें है। तो इस तरह से ये एरिया गंगा का बेसिन, पूरा गंगा यमुना का बेसिन, और इसमें सिक्के मिले हैं, और ये देश के चारों कोनों में ब्राह्मी के शिलालेख हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन है और हमारा लगाव, जुड़ाव इसमें अधूरा है। तो ये मैं जानकारी अपने लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था, जिसको कि तथ्यों के साथ क्रिटिकली देखना चाहिए और मिलान करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि ये बिल्कुल यथार्थ हम ही इसके कंट्रीब्यूटर हैं, क्योंकि संघ में भी अलग अलग क्लान होते थे योधे संघ में, लेकिन हमारा कोई ना कोई क्लान तो जरूर होगा, किसी न किसी नाम से क्लान जरूर होगा। इतने समय से 800 साल तक जो अजय साम्राज्य रहा राज्य था, हाँ, तो उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन जरूर है। और शब्द तो दिखा ही रहा है कि योधे तोधे। तो इस तरह से हमें इसको खंगालना चाहिए, देखना चाहिए और तथ्यों को प्रतिपादित करना चाहिए, जिससे कि हमारी मान्यता बढ़े और हमारा पुराना गौरव स्थापित हो। तो यही मैं जो है ना आज बताना चाहता था। हमारा संबंध ब्राह्मी से है, ब्राह्मी, प्राकृत, फिर खरोस्ती, फिर पाली। ये पाली भाषा भी बौद्ध काल में, और ये जो काल बताया उसमें बौद्ध काल में अशोक के समय, बौद्ध काल में अशोक के समय पाली खास तौर से बौद्ध ग्रंथों को लिखने के लिए बनाई गई, जिसको मगधी भाषा भी कहते हैं, जो आजकल हमारे पूर्वी इलाकों में मगध क्षेत्र जिसको कहें हम, उसमें सब में अभी भी बोली जाती है, और लिखी केवल पाली के बौद्ध ग्रंथों में ही गई। अब ये ज्यादा प्रकाश में नहीं है,
बोली है लेकिन स्क्रिप्ट नहीं है। तो इस तरह से हमारा संबंध पाली के ग्रंथों में देखें तो बौद्ध को कहीं न कहीं हमारे क्लान से जोड़ा हुआ पाएंगे, बौद्ध को। तो बौद्ध, और जो उस समय बौद्ध के समय में जो प्रथा थी संघों की, वो इस तरह थी कि अब यही ले लीजिए कितनी भ्रांति है। हमारा ये बौद्ध विहार ही था जिसको हम आज दिल्ली में कुतुब मीनार कहते हैं। कुतुबुद्दीन 5.5 साल शासन में रहा दिल्ली में। 5.5 साल में इतनी बड़ी चीज नहीं बन सकती। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कुतुब मीनार बन ही नहीं सकता। अगर किसी ने ध्यान से देखा हो तो कुतुबुद्दीन ने जरूर कोशिश की एक उसका चबूतरा ही बना पाया वो, जो कि बगल में गांव है मीनार के नीचे कोने पर वो चबूतरा अभी भी बना हुआ है, जो कि वो चबूतरा ही बना सका 5.5 साल में। उसने कोशिश की कि सिमिलर हम बनाएंगे। तो ये जो है था क्या, ये सूर्य सिद्धांत में बराहे हिमिर के नाम से बौद्ध विहार था। बौद्ध विहार था जिसमें हर विद्या, जिसमें खगोल विद्या मुख्य तौर पर थी, जो बौद्ध भिक्षु यहाँ अध्ययन करते थे। तो बौद्ध भिक्षुओं को मीर कहा जाता, उर्दू और फारसी में मीर कहा जाता। तो जो है ना, और तारे मीर जो क्या करते थे, इसका जो बनाव है इसमें 27 खिड़कियां हैं। एक इसकी मंजिल काट दी गई है, एक मंजिल इसकी काट दी गई है रेडर्स के द्वारा। और आप जब कभी ध्यान से देखें तो वहां जो मीनार बनी है उसके नीचे कुछ मकानात कच्छ बने हुए हैं। कच्छ में दीवारों पर संस्कृत में लिखा हुआ है। तो मतलब ये था कि बौद्ध भिक्षु यहाँ संस्कृत और पाली और ब्राह्मी में अध्ययन करते थे। उस समय यही प्रचलित भाषाएं थी। तो इस तरह से ये एक बौद्ध भिक्षुओं का स्टडी सेंटर था। इसी तरह से अब बौद्ध भिक्षुओं के स्टडी सेंटर आपने सुना होगा बहुत बार, तक्षशिला था, नालंदा था, और आज भी लोग शहर सपाटे में जाते हैं तो बॉम्बे से जो है ना एक टापू है, तो उस टापू पर 2 घंटे के बाद वहां जाते हैं। आज भी वो बौद्ध भिक्षुओं का वहां पे सुरक्षित है। तो ये जो बौद्ध भिक्षुओं के जो गण थे वो नष्ट किए गए। इसलिए भी हमारी संस्कृति और हमारी कंट्रीब्यूशन समाज में दिखाई नहीं पड़ती है। बताया ये जाता है कि तक्षशिला में जब नष्ट किया गया तक्षशिला के विश्वविद्यालय को, तो वहां 800 ग्रंथों को, जो कि 800 ग्रंथों को, महाग्रंथों को डल लेक में डाल दिया गया। जैसे कि हमारी जो जानकारी थी वो सब नष्ट हो गई। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ कोई नहीं जानता कुतुब मीनार में जो लाट है वो धातु विद्या पर आधारित है। उसमें आज तक कभी काई जंग नहीं लगती, उसमें जंग नहीं लगती। कोई नहीं बता सकता आज का भी धातु विशेषज्ञ के इसमें जानकारी जंग क्यों नहीं लगती।
तो ये सारी विद्याएं थी। और इसमें जो मैंने बताया कि 27 खिड़कियां और 9 तल थे, तो जिससे 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों का अध्ययन होता था कुतुब मीनार, जिसको ब्राहिमीर सीट थी, सूर्य सिद्धांत में जिसका जिक्र है। और हमें पढ़ाया गया कि ये कुतुबुद्दीन ने बनाई। तो ये तो हमारे जो है ना इतिहासकारों का जो लेखन है वो दर्शाता है कि कितना हमसे दुराव और छिपाव किया हुआ है, यथार्थ नहीं बताया गया है। अब आते हम अपभ्रंश पर। यहाँ के जो भाषा के हिसाब से ही जगहों के हर जगह के नाम है। जैसे दिल्ली को ही ले लीजिए। दिल्ली ब्राह्मी भाषा को आदि भाषा, देव भाषा भी कहा जाता है, आदि भाषा। तो और ली, होन, ली, री, नी, टी, ये सब भाषा को डिनोट करते हैं शब्द प्रत्यय। तो आदली, 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 दिल्ली, दिल्ली हो गया, है ना। और बिल्कुल बिल्कुल। इटावा, इटावा 2 जगह है, हरियाणा में भी इटावा है और यूपी में भी इटावा है। आदिवा, 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 मतलब वही जहां हमारे सबके बास है, गढ़ है। इटावा तो हमारा गढ़ रहा है। की तारीख में भी पता है कि राजवंश था, वहां सत्ता थी। मीरठ, मीर होटी, मीर मैंने बताया बौद्ध भिक्षु, मीर होटी। तो ये लेट बसा ये एरिया, इसलिए। इसी तरह लुधियाना, लोधी अयन, लुधियाना। तो इस तरह से ये जानकारियां हैं। यहाँ हरियाणा में अग्रवा है और हमारी राजधानी भी रही मुगलों के समय में आगरा। अग्रहोवा, अग्रहोवा, हाँ, बदल गया अपभ्रंश होते होते आगरा। तो इस तरह से जगहों के नाम बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति से ब्राह्मी भाषा का कितना जुड़ाव था। हमारे स्थानों के नाम, छोटी छोटी जगहों के नाम, डिवाई, डिवाई, आदिवाई, डिवाई, आदिवाई। तो इस तरह से ये अपभ्रंश होके जो है ना हमारे जो तथ्य थे वो गायब हो गए। तो इनको हमें फिर से जो है ना एकत्रित करना है, समाहित करना है और लोगों को बताना है। तो ये इसलिए मैं जो है आज ब्राह्मी का जिक्र किया जी। और कैमरा थोड़ा नीचे कर लें आपके, हाँ थोड़ा सा, बस ठीक है। हाँ, तो ये जो उपयोगी जानकारी दी अभी तक आपने। हाँ, तो ये जो तथ्य है इनको जोड़कर देखा जाए तो हमारे समाज का बहुत कंट्रीब्यूशन होगा। हम केवल खेतिहर ही नहीं रहे, हमारे खेतिहर होने का भी कारण बहुत बड़ा है, क्योंकि क्षत्रिय का दूसरा धर्म होता है लोगों का पेट पालना। तो इसलिए हम लोगों ने किसानी अडॉप्ट की रखी है। कहा भी जाता है कि जो है ना जो जमाने से बात चली आ रही है, उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। अभी कहा गया है कि क्षत्रिय का धर्म है कि प्रजा का पालन पोषण करे, और पालन पोषण के लिए भरण पोषण की चीजें चाहिए, और भरण पोषण की चीजें सीधी खेती से ही आएंगी। इसलिए हम आज भी अपना क्षत्रिय धर्म निभा रहे हैं। लेकिन हमारी जो बौद्धिक शक्ति थी, पौरुषीय शक्ति थी, उसको उजागर नहीं किया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कुल मिलाके, जो कि ये इस तरह के साक्ष्य आज भी जो है हमें इंगित करते हैं
कि नहीं भाई हमारा कंट्रीब्यूशन था। तो इतना ही मैं जो है ना कहना चाह रहा हूँ आज। अब जो आपकी जिज्ञासा हो वो सवाल पूछ लीजिएगा। नहीं नहीं, बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी लोधी समाज के इतिहास के बारे में। और दूसरा, आपने जानकारी लोधी समाज के कहाँ कहाँ स्थान रहे ये भी बताया। लोधी समाज की मुद्राएं कहाँ रही, योद्धे गणराज्य से संबंधित कहाँ कहाँ पे लेख हैं और तथ्य हैं आपने बताया कि चारों दिशाओं में कहाँ कहाँ पे, जूनागढ़ का आपने बताया, उड़ीसा का बताया, इलाहाबाद का आपने बताया, हाँ और वो भी बताई। और प्लस आपने कहाँ लिखा हाँ हुआ, कहाँ और कैसे थी, और उसके कुछ उदाहरण भी आपने बताए कि उसको किस तरह उच्चारित करते थे और उसका क्या अर्थ था। और योद्धे गणराज्य जो कि आपने बताया कि लगभग 800 साल तक रहा, उसके भी किसी एक क्लान के हम लोग हिस्सा रहे हैं। थोड़ा खोजपूर्ण हो सकता है कि कौन से हिस्से में कौन के सबसे ज्यादा नजदीक है। आपने वो भी बताया कि बौद्ध के हम लोग सबसे नजदीक रहे। तो वास्तव में हम योद्धा भी रहे और अच्छे कृषक भी रहे, ये एक बात आई। और चूंकि हम लिखने पढ़ने में भी काफी बेहतर थे हमारे पूर्वज, तो इसलिए हम लोगों ने न केवल अपनी लिपि भी विकसित की, उसका उत्थान किया, उस पर काम किया और उसमें काफी कुछ लिखा। प्लस आप चूंकि वित्तीय प्रबंधन और इससे जुड़ा हुआ आर्थिक मसले भी वो समझते जानते होंगे, इसलिए मुद्राओं का आविष्कार किया, मुद्राओं को उन्होंने डेवलप किया, और जो कि अभी तक मिलती हैं। और उस पे क्या लिखा होता है वो भी जानकारी दी, ताकि लोग जान पाए कि किस तरह से क्या चीजें होती हैं। आपने बहुत विस्तार से, बहुत एक समग्र जानकारी दी। बीच में कुछ तकनीकी व्यवधान आया, मगर आपने जो सिलसिलेवार जानकारी दी तो मुझे भी नहीं लगा कि मैं आपको रोकू टोकू या बीच में कुछ पूछूं। बस कुछ चीजें, मेरा जो जिज्ञासा है वो यही है कि योद्धे गणराज्य के हम हिस्सा थे, ये तो दूसरे भी हमारे इतिहासकारों ने बताया है, पर आपने उसके बारे में और अधिक जानकारी दी है। तो आपको पर्सनली, व्यक्ति से आपको क्या लगता है कौन से क्लान के ज्यादा करीब है और क्यों? एक ये मेरा प्रश्न है। और दूसरे कि आप ये पहले प्रश्न दें, फिर मैं और पूछता हूँ। ना आप दोहराइए जरा प्रश्न को, क्या कहना चाह रहे मेरा थे? प्रश्न यही है कि योद्धे गणराज्य में चूंकि कौन सा ऐसा क्लान था जिसके सबसे नजदीकी हम हो सकते हैं, या जिसके करीब हैं, या कौन सा टेंटेटिव, कौन सा क्लान हो सकता है देखो, जिसमें थे? क्योंकि जो जो एक तो क्लान उसमें बताया गया है, बहलान बहलान। पहला। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो जो क्लान है वो है भारत। भारत से भी बराहत, ब्राहोत ब्राहोत आगे चल के भारत हुआ है। हम्म हम्म तो ये इससे सबसे भी, बड़ा क्लान है। हाँ, हम्म। तो इन तो इन आपके हिसाब से, जिस हिसाब से आज की तारीख में भी जिस तरह से लोधी समाज का विस्तार हुआ है, तो इसका हाँ मतलब लगता है जो क्लॉन है वो ब्राहत ही हो सकता है। हाँ क्योंकि ये बड़ा अजय माना जाता था, और उसका उल्लेख भी है और उससे प्रूफ्स भी हैं। हाँ बहुत सारे जो शिलालेख भी मिले हैं उसमें भी स्पष्ट लिखा है। और हाँ बताते हैं जब सिकंदर भी भारत आया था, भारत जीतने के लिए निकला था, तो वो नहीं चाहता था कि योद्धे गणराज्य से होकर गुजरना पड़े, और उसकी सेना ने भी मना कर दिया था। हाँ और वो बच के निकले, मगर जब लौटते समय उसका सामना हो गया था और वो हारा, और पहली बार हम ही लोगों ने हराया था। तो हाँ वो उसके भी प्रमाण मिलते हैं। हाँ तो आपने आज विस्तार से जानकारी दी। थोड़ा जो ब्राह्मी लिपि के बारे में बताया, वो जी अभी भी कुछ लिखा हुआ मिलता है? क्योंकि ओम के बारे में भी बताया आपने, स्वास्तिक के बारे में बताया, और हाँ उसका बहुत डिटेल में उसकी व्याख्या आपने की है, विस्तार से उसके बारे में बताया है। तो कुछ और भी ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता है उस बारे में? हाँ मिलता है जो है इसमें पाकिस्तान के इलाके में थार मरुस्थल के निकट आज भी वहां पर एक गोल स्तूप टाइप है। उसमें जो है ना
काफी कुछ लिखा हुआ है इस तरह से। तो वो चूंकि अब पाकिस्तान तो इस चीज को बिल्कुल ही नामित करना चाहता है, क्योंकि वो इस पर ही अब वहां बहस चल रही है कि दाहिर जो कंट्रोवर्शियल इशू है, हम लोग कहते हैं दाहिर लोधी थे, लेकिन वो लोग प्रतिपादित कर रहे हैं कि हिंदू थे लेकिन सिंधी सेन थे। अच्छा। और उनकी जो है प्रतिमा लगाई जाए, कारण कि हमने जो है ना बाघा बॉर्डर पर जो भारत सरकार ने ध्वजा लगाई है वो लाहौर से दिखती है, तो उसके लिए वो इसको करना चाहते हैं कि दाहर का डिफेमेशन लोगों को याद रहे कि मुसलमान जो था क्या था नाम उसका, काजी और मोहम्मद काजिम, मोहम्मद काजिम फर्स्ट जो है मुस्लिम था जिसने हिंदुओं को नीचा दिखाया। तो इस पर्पज से वो मांग करते हैं कि दाहर की मूर्ति लगा दी जाए, जिससे कि जो है पाकिस्तान का सिर ऊंचा हो जाए मुसलमान केडर में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये जो कंट्रोवर्शियल इशू है, बताया ये था हमारे ताऊ जी ने जब मैं बीएससी में पढ़ता था कि दाहिर लोधी था और दाहर राजा को बड़ी उससे जिसको कहना चाहिए अमानवीय का जो युद्ध रीति है, उससे उसको जो है ना हराया था। कई बार बताया ये गया था कि शायद 9 या 10 बार दाहिर ने इन्वेडर्स को वापस किया था। अच्छा। लेकिन लास्ट की चांस में उसके हाथी को प्रहार किया, बजाय उसको प्रहार करने के हाथी को प्रहार किया। हाथी बिगड़ गया तो वो नीचे गिर गया दाहिर। और उस बीच में उसको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार किया तो सर कलम कर दिया, और वो सर ले जाकर यूरेशिया में जो अपना वो था हेड काजी, जिसका वो सरदार था, वो जो है ना ले जाना चाहता था। और दाहिर की 2 लड़कियां थी, उनको भी उसने किडनैप किया। किडनैप किया या कहना चाहिए साथ ले लिया। और जब साथ ले लिया तो कई दिन पहुंचने में लगे ग्रीस में। तो उस बीच में जब पहुंचा तो उसने वहां ये कहा कि साहब देखिए, मैं उस दुश्मन को इतने बार जो है ना तंग किया था, उसका सर कलम करके लाया हूं, और आपके लिए 2 नूर लाया हूं, 2 नूर लाया हूं। तो ये हुआ कि भाई सभा में पेश किया जाए नूर्स को। तो जब सभा बैठी तो प्लानिंग के मुताबिक दोनों बेटियों ने अपना योजना लागू की। और सभा जैसे ही बैठी, जब उसने कहा काजिम ने कि भाई ये पेश करता हूं, तो दोनों युवतियां रोना शुरू कर दी। तो उस बादशाह ने पूछा वहां के ने कि आप रो क्यों रही हैं, हम तो जो है ना ये सम्मान के साथ आपको अडॉप्ट करना चाहते हैं, अपने रानी बनाना चाहते हैं। उन्होंने क्या रानी क्या बनाओगे, इतने रास्ते में इसने मुझे अपवित्र कर रखा है आपके जो आपको ये झूठा आश्वासन दे रहा। ये सुनते ही बादशाह को
बड़ा क्रोध आया, क्रोध आ गया, और वो इस बात को साबित ही नहीं कर पाया कि वो निर्दोष है, जबकि दो बेटियां खुद ही कह रही हैं। तो उसमें हुआ ये कि उन्होंने कहा फिर इसको क्या दंड देना चाहिए, इसको क्या दंड देना चाहिए। बेटियों ने कहा कि जो आप उचित समझे वो दंड दीजिए, ये झूठ बोल रहा है। तो उसको दंड मिला कि उसको फांसी दे दो, तुरंत ही उसी सभा में फांसी दे दी गई। उधर फांसी पे चढ़ाया, इधर दोनों राजकन्याओं ने एक दूसरे को अपनी कटार मारी, और वहीं जो है ना अपना बलिदान दिया, और ये कहा कि हम लोधी हैं, हमारी पवित्रता पर कोई आंच नहीं ला सकता। इस बंदे ने हमारे पिताजी का सर कलम किया था, इसलिए मैंने बदला ले लिया, और अब जीवन तो आता जाता रहेगा लेकिन तथ्य खड़ा रहेगा। क्या बात। तो ये है कहानी दोनों बेटियों की, दाहिर की। तो दाहिर लोधी था, इतना बड़ा काम और कोई कर नहीं सकता। जैसे हमारे अवंती बाई जी ने किया, वैसा ही दाहिर की पुत्रियों ने किया, जो कि आज भी कंट्रोवर्शियल है। हमारे खुद लोधी लोग ही इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। उनकी जो दोनों पुत्रियां थी, उनके नाम के बारे में कुछ अंदाज मिलता है? नाम है उनके, दोनों के नाम तो हैं, मैंने नोट नहीं कर पाए, नहीं तो मैं अभी बता देता आपको, वो मिल जाएंगे। अच्छा। हाँ, जो आज नेट पे दिखते। दाहिर का जो क्षेत्र था, जो साम्राज्य था, वो पर्टिकुलर कहाँ से गवर्न होता था? दाहर जो खासतौर से जो बहावलपुर है, लाहौर है, और सिंधु के किनारे जितना एरिया था, बहुत बड़ा एरिया था जो उनका साम्राज्य था। जब दाहिर खत्म हो गए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा का जिक्र किया वैसे ही। हाँ, जब दाहिर खत्म हो गए तो दबाव बना बहावलपुर पर। बहावलपुर में दाहर का भांजा था, जिसको दाहर ने स्वयं एक स्टेट दे रखी थी, बहावलपुर। दबाव बना और साथ में प्रस्ताव और लोग दिया कि मैं तुम्हें अपना सेनापति बना दूंगा, सिर्फ तुम्हें ये करना है, तुम्हारा राज्य बचा दूंगा, एनेक्स नहीं करूंगा, सिर्फ ये है कि तुम खुद और अपनी प्रजा को, बहावलपुर की प्रजा को मुस्लिम कन्वर्ट करा दो। तो वही किया उसने, वही किया। और वही जो है बहलोल नाम था उसका। अच्छा। वही बहलोल सेनापति बनकर दिल्ली पर भी राज किया है। और लोधी डायनेस्टी दिल्ली में जो स्थापित हुई, वही 3 रजिया तक, तीनों जो है ना वही बहलोलपुर वाले, बहावलपुर वाले बहलोल के ही उत्तराधिकारी थे। यही कारण था कि कन्वर्ट होने की वजह से रजिया ने किसी को नहीं छोड़ा। मुस्लिम की दाढ़ी कटवाई, चुटिया कटवाई टैक्स के रूप में। 5.5 साल ही हो रही, ज्यादा नहीं रही, ऐसी 5 साल या 7 साल जो है ना शासन कर पाई, क्योंकि वो कट्टर अंदर से लोधी थी। इसके मकबरे भी हैं दिल्ली में। तो ये इतिहास है बहावलपुर का और सिंध प्रांत का। तो इस तरह से बात है ये। बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी। और काफी ऑनलाइन क्वेश्चन भी बहुत सारे आ रहे हैं, कई लोगों की जिज्ञासा भी हैं। तो हमारे जागो लोधी समाज के एडमिन श्री विजय लोधी जी कुछ प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे। विजय लोधी जी। हाँ, धन्यवाद मोहन सर। बेजन सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन आया हुआ हमारे दर्शक का कि लुधियाना से लोधी का संबंध क्या है? पहला क्वेश्चन सर। हाँ, देखो, लुधियाना से सीधा लुधियाना शब्द से ही लोधी अयन,
अयन माने घर होता है, लोधी अयन। और अकबर के जमाने में, आजकल के जो है ना इतिहास में लिखा हुआ है कि अकबर के जमाने में अकबर के कुछ पैरोकारों ने लुधियाना को बसाया 1480 में, और उसके मुताबिक इस वर्जन के मुताबिक लोधी आना, इस जगह पर लोधी आए और इस सिटी को बसाया, इसलिए इनका संबंध लोधियों से है और लुधियाना है, ये आज का वर्जन कहता है। लेकिन पुरातत्वों के हिसाब से लोधी अयन, उसी तरह से जो 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 हमारा ये मगध राज्य है, मगध राज्य पूरा पूर्वी जो है ना भारत, उसको अर्जुन अयन, लोधी अयन, अर्जुन अयन कहा जाता था। समझ गए? जी सर। तो इस तरह से हमारा संबंध लुधियाना से है, एज लेट एंड एज अर्ली 1480 तक। जी सर। हमारे साथ दूसरे दर्शक हैं देव लोधा जी, उनका एक वो सवाल है कि लोधा लुधियाना से आए हैं या और कहीं से आए हैं सर? पूरे सिंध से लेकर और गंगा यमुना का पूरा इलाका, ये जो है ना यूपी, बिहार और हरियाणा, पूरा पंजाब जो कि पाकिस्तान में भी है, ये सारा ही क्षेत्र जो मैं कह रहा था योधेय गणराज्य था। तो ये जब लुधियाना पर दूसरे इन्वेडर्स आए तो हम लोग धीरे धीरे पूरब की तरफ खिसकते गए, तो हमारी जो जमात है वो खिसकते खिसकते नदियों के किनारे हमारे एस्टेब्लिशमेंट होते गए, इसलिए हमारे ज्यादातर इलाके नदियों के किनारे प्लेन्स में हैं। हम लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, बस आए कहीं से नहीं है, पूरे भारत में थे। हेलो। हाँ सर। हमारे के दर्शक है बद्दी लोधा लाहौसी, उनका एक सवाल है सर, लोधा लोधी समाज पूरे भारत में कितने हैं, जनसंख्या कितनी है सर? कुछ आइडिया सर? आइडिया जो मुझे सन 1937 में महासभा की थी, उस समय ये बताया गया था महासभा में कि हर जगह अगर लोधियों को एकत्र किया जाए और एक सूत्र में बांधा जाए तो देश के हर 8 आदमियों में, हर 8 व्यक्तियों में एक लोधा जरूर मिल जाए, इतनी हमारी जनसंख्या। ये रिकॉर्ड 1937 का है। अच्छा सर। और आज भी वही रेशियो होगा, तभी मैंने कहा कि हर 10-12 लोगों में लोधी एक जरूर होगा। रैंडमली आप एक सैंपल ले लो, इतना लोधी लोग हैं देश में। मतलब सर 10 से 12% के करीब लोधा लोधी लोग हिंदुस्तान में 10 या 8% लगा लो। जी सर। हाँ, 12-96, अगर 12 में एक मिल जाता है तो 8% हो गया। जी। 10 में एक मिल जाता है तो 10% हो गया। जी जी। हाँ। एक सवालों से मेरा है सर कि लोधी समाज का जो इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास है, लेकिन वो लिखा नहीं गया है, तो इसका आपके क्या वजह है, आपको क्या कारण नजर आता है सर? इसका कारण आप यूं समझ लो कि जो शेर अपने को ये कहना चाहिए श्रेष्ठ मानने की जो होड़ रही है जमाने में,
और उन्होंने ही लेख लिखा है, उन्होंने ही जो है ना, जो मैं ये सारी आज की कथन कह रहा था, उनका जो 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 लेखन है वो किसमें है? आपके महाभारत में है, महामायुरी में है, बृहत संहिता में है, पुराणों में है, इस तरह से है। और ये किसने लिखे? ये किसने लिखे? तो उत्तर आपको मिल जाएगा, हमने तो नहीं लिखे ये। बिल्कुल सही है सर। है बिल्कुल सही है सर। और उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, एकलव्य की कहानी तो जग जाहिर है कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा ले लिया था। क्यों ले लिया था? एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था द्रोणाचार्य ने। क्यों मांग लिया था? हाँ, उनका शिष्य था एक, जिसको उनको फैसिलिटेट करना नहीं, था। जब द्रोणाचार्य ने देखा कि कुत्ता जो है ना भौंकता है, तो भौंकने की आवाज के साथ एक साथ 6 बार उसके मुंह में घुसा दिए। तो ऐसा धनुर्धर कौन सा है जिस ऐसी विद्या तो हमने जो अपने 5 शिष्यों को नहीं सिखाई। तो ऐसा कौन है? ढूंढते ढूंढते देखा तो द्रोणाचार्य ने कि वो एक बंदा जो है ना वहां चला जा रहा है और व्यवधान ना हो इसलिए जो है कुत्ते के मुंह में वो कर दिए बाण। तो उन्होंने पूछ दिया, भाई तुम्हारा जो है ना गुरु कौन है? उन्होंने कहा द्रोणाचार्य। तो भाई हमने तो द्रोणाचार्य कहाँ है? द्रोणाचार्य ये रही मूर्ति, ये रहे द्रोणाचार्य, इन्हीं के सामने मैं सीखता हूँ। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, तुम सीख तो गए, पारंगत हो गए, पास हो गए, लेकिन द्रोणाचार्य तो मैं हूं। तो वो पैरों पड़ गया। भाव को देखते हुए उन्होंने जो है कपट किया कि भाई तो तुम गुरुदक्षिणा तो दे दो। उन्होंने कहा जो मांगे। उन्होंने कहा तुम दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। तो ये क्या था? हेलो, हाँ सर, जी सर। हाँ, ये क्या था? ये कपट ही था। बिल्कुल सही है। या यूं कहो कि जो प्लोरिटेरियत सामान्य बंदा इतना उत्कृष्ट हो गया, तो उसको नीचा दिखाने का और उसको समाप्त करने का एक ही तरीका है, एबोलिश। अगर वो इतना श्रेष्ठ हो चुका था तो अपने क्लान को भी तो वो श्रेष्ठ कर देता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल एग्रीड सर। तो ये तो स्पष्ट है कि कौन जो है ना हमें बाहर करता है रेस से। हाँ सर, मेरा अगला सवाल यही है सर कि लोधी समाज का जो गौरवशाली इतिहास है, इसको हम जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, और आप जैसे विद्वानों को उसमें क्या योगदान दे सकता है सर? देखिए, जो आप का कंट्रीब्यूशन है ये रिमार्केबल है। इसी तरह से आप धीरे धीरे विभूतियों को इकट्ठा करेंगे, जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे, तो आजकल डिजिटल जमाने में वो दिन दूर नहीं है कि हमारे लोधी भाई अपने उत्कर्ष को, अपने सीमाओं को, अपने पौरुष को पहचानेंगे और आगे बढ़कर वही शौर्य स्थापित करेंगे जो जमाने से हम करते आ रहे हैं। सर, मैं आप सभी विद्वानों से मेरा एक निवेदन था कि आप लोग के छोटे छोटे नोट इतिहास के बारे में, लोधी समाज के गौरवशाली इतिहास के बारे में लिखें और हमारे ग्रुप जागरूक समाज में पोस्ट करें, क्योंकि छोटे छोटे नोट जब लोगों को पढ़ने को मिलेंगे उसको पढ़ेंगे और हमारे गौरवशाली इतिहास को जान भी पाएंगे। तो हमारे जो भी लोधी माने जो भी हमारे हिंदुस्तान के लोधी समाज के जो विद्वान हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि वही छोटे छोटे नोट बनाए और ग्रुप में पोस्ट करें, जिसमें लोगों को पढ़ने को मिले, डिटेल पढ़ने को मिले। वो फॉरवर्ड भी जल्दी हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच भी सकता है। अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। मोहन सर, कोई सवाल सर आपका? सर भी नहीं, पर्याप्त तो बहुत उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण, और खासतौर पर संगणी की इसका संग्रहण करना चाहिए, इस पर विश्लेषण करना चाहिए, इस पर और काम करना चाहिए। जो जानकारी दी वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण
और बहुत डिटेल में बहुत जानकारी है, इसको और विस्तार में जानकारी मालूम की जा सकती है। जो प्रोफेसर साहब ने जो जानकारी दी, लोधा साहब ने, उस पे जानकारी पे काम करके काफी बड़ी एक आउटलाइन तैयार की जा सकती है लोधी समाज के इतिहास के बारे में, क्योंकि न केवल लोधी समाज के इतिहास को बताया, उस लिपि के बारे में भी उन्होंने बताया, मुद्रा के बारे में बताया, और कहाँ पे योद्धे गणराज्य को लेके शिलालेख है वो भी उन्होंने जानकारी दी है। और साथ में दाही लोधी जी, जो कि बहललपुर और लाहौर तक जिनका साम्राज्य था, उनके बारे में भी जानकारी दी। और फिर उसके बाद उनके भांजे जो थे बहलोल, वो जो दिल्ली आए सेनापति के रूप में और कन्वर्ट हुए मुस्लिम, और उनका भी 3 पीढ़ी तक राज रहा, साम्राज्य रहा, वो जानकारी दी। दाहिर शाह की मृत्यु के बाद उनकी दोनों पुत्रियों ने किस तरह से ग्रीस में वहां तक पहुंच के किस तरह से उन्होंने अपने दुश्मन से बदला लिया, बहुत विस्तार से, बहुत महत्वपूर्ण, उपयोगी और बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे लगता है कि अगर इस तरह की जानकारी हमारे विशेषज्ञ, हमारे जानकार हमारे इतिहास के अगर इस तरह से देंगे तो लोधी समाज को बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती है, और आगे आने वाले दिनों में हमारे स्कॉलर इन विषयों पे पीएचडी कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद सर। प्रोफेसर बैजनाथ लोधा जी ने जो जानकारी दी वो हमारे साथ अगली बार भी हम कभी मौका आता है बुलाते हैं, तो विश्वास से वो लोग हमसे जुड़ेंगे, और हमारे दर्शक जो बड़ी संख्या में यहाँ जुड़े हुए हैं उनको आज जानकारी देके आपने बहुत उपकृत किया। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे जागरूक मंच पे आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग को प्रदान की, और इस प्रकार की गुण जानकारी दी जो हम लोग को मालूम नहीं था। आपने छोटी छोटी बातों को बड़ा विस्तार से बताया, और जो आपने त्रिशूल का ही बताया, आपने जो संधि विच्छेद करते हुए उसका विवरण दिया हुआ है, वो बहुत ही जानकारी लाभप्रद है हमारे समाज के लिए। इसके लिए सर इस जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।